हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 26 अक्टूबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज का जो हम पहला समाचार देखते हैं वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म और उसका विकास। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अभी तो 24 अक्टूबर बीता है, हालांकि उस दिन दशहरे की छुट्टी होने की वजह से, लेकिन कल और एक पहले से भी अभी संयुक्त राष्ट्र संघ को लेके एक विवाद भी उत्पन्न हो गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने एंटोनियो गुटरस को लेके एक बयान को लेके कि वो हमास ने जो आतंकवादी कृत्य किया है या जो कृत्य किया है वो वाकई में नहीं है। तो ऐसे में इजराइल ने इसकी कड़ी आलोचना की है और बाकी देशों का भी कहना है कि किसी इस तरह के आतंकवादी कृत्य को अगर आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने को क्लैरिफाई किया कि मैं हमास के उसकी तारीफ में उसके पक्ष में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं फ़लस्तीनियों के वो बात कर रहा हूँ। लेकिन इस कुल मिला के विवादित तो हो ही गया है। ठीक है, और वैसे भी जो कूटनीतिक पहलुओं में जो चर्चा होती है वो यही किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ जिसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है उसको बूढ़ी दादी या बूढ़ा दादा के रूप में कहा जाता है, ख़ासतौर से बूढ़ी दादी के रूप में उसको संबोधित किया जाता है। तो क्यों ऐसा क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक दूसरी बात है, ये अभी कुछ दिन पहले मामला था, आज द हिंदू में दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में, वो एक बड़ा अजीब मतलब काफ़ी विभत्स मामला था, जिसमें कह सकते हो कि 3 महीने की नवजात बच्ची को उसका रेप करके मर्डर कर दिया गया था इंदौर एमपी में अप्रैल 2018 में। उस मामले में 23 दिन के भीतर ही वहाँ के जो सेशन कोर्ट ने उस अभियुक्त को जो भी अभियुक्त एक जो घुमक्कड़ पकड़ा गया 25 साल अवस्था थी, उसको दोषी पाते हुए उस पर 23 दिन के अंदर ही उसे मृत्युदंड की सज़ा दे दी थी। बाद में चूंकि मृत्युदंड के मामले में डिस्ट्रिक्ट जज या जिसे सेशन जज कहते हैं उसके कोर्ट को वेरीफाई करना होता सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे हाई कोर्ट को वेरीफाई करना होता, तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी उसे वेरीफाई कर दिया था। वो मामला 2019 में आया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके सज़ा पे सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली थी और उसके सज़ा पे स्टे लगा दिया था टेम्परेरी। उसी मामले में 19 अक्टूबर को फैसला आया है, जो कहीं आप कह सकते हो कि ये मामले से और उससे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है जो न्यायिक इथिक्स या न्यायिक फैसलों में जो नैतिकता होती है उस पर कई चीज़ों पर वो प्रकाश डालता है, इसलिए उस पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक तीसरा मुद्दा है, ये अभी समाचारों में रहा है, इंडियन इकोनॉमिक्स टाइम में रहा है, बाद में उसको बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस ने भी उसको छापा है। उसमें ये है कि भारत जो है और चीन के बीच में जो व्यापार है, उस खासतौर से वस्तुओं का व्यापार, वो बहुत असंतुलित है। और उसमें भी जो चीज़ें भारत चीन से निर्यात करता है उसमें से अधिकांश जो है या तो कैपिटल गुड है या इंटरमीडिएट या अंतर्वर्ती वस्तुएं हैं। अंतर्वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल हम कुछ निर्माण करने के लिए करते हैं और फिर बाद में वो हम खपत नहीं करते, हम उसका निर्माण करते हैं। जैसे फ़ोन है, फ़ोन के निर्माण के लिए जो चिप है, बैटरी है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो ये इस तरह का क्या हो गया, अंतर्वर्ती चीज़ें हो गई। तो हम बहुत बड़ी मात्रा में चीन से इस तरह की चीज़ों को आप आयात करते हैं। इसी को देखते हुए और कोरोना में जो समस्या आई थी हमारी आपूर्ति श्रृंखला को, नीति आयोग को सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो चीन पे बढ़ते इस आयात निर्भरता और ख़ासतौर से महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए उसके विविधीकरण के लिए उपाय सुझाए। ठीक है, तो ये 3 न्यूज़ है, आइए हम लोग इनको देखते हैं एक एक करके। जहाँ तक पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का मामला है, यह एक तो 24 अक्टूबर को इसका जन्मदिन कह सकते हो या कह सकते हो यूनाइटेड नेशन डे है, तो उस लिए चर्चा में था। दूसरा ये अभी जैसे बताया कि जो इजराइल का मामला चल रहा था, इजराइल हमास के युद्ध में, उसमें भी कई मामले में जो उनके गटरस जो उनके महासचिव हैं
उन्होंने जो है ऐसी एक वक्तव्य दिया जो कई लोगों को ये लगा कि नहीं, ये यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जनरल को ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जो हमास का 7 अक्टूबर को हमला हुआ था वह वाक्यूम में नहीं हुआ था, यानी वो जो उतना विभत्स घटना है उसको कहीं ना कहीं बता रहे थे कि उसके पीछे कोई कारण है। देखिए, आतंकवाद और इस तरह के जो भी घटनाएं होती हैं, उग्रवाद, और वो उसके पीछे हर कोई अपना, अगर देखिए कोई भी पागल या दिमाग से मानसिक विक्षिप्त छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कोई भी काम करता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, और अब जो अपराधी होता है या जो दोषी होता है वो उसके कुछ न कुछ कारण कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि आप उत्पीड़ित हो सकते हो, लेकिन आप बच्चे को, महिलाओं को जिस तरह से कर रहे थे, यानी आतंकवादी अक्सर यही करते हैं कि वो इस तरह की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हैं जिससे आम जनमानस में भय का माहौल व्याप्त हो जाए। जो उस तरह की कार्रवाई है उसका कोई भी कारण क्या उस आतंकवादी कृत्य को जस्टिफाई कर सकता है? मेरे अनुसार से तो नहीं कर सकता है। इसीलिए आतंकवादी कृत्य क्या, देखिए उग्रवाद को और उसको लेके या एक्सट्रीमिज्म लेकर या जो और तरह की उत्पीड़क कार्रवाइयों के लिए जो हिंसक गतिविधियां होती हैं उसको तो क्षम्य माना जाता है, उसके पीछे तो कारण दिया जा सकता है। लेकिन आतंकवादी कृत्य को लेके अमूमन आम तौर पे आम सहमति बनी हुई है कि इसको, यहाँ तक कि जो मुस्लिम समर्थक देश हैं उन लोगों ने भी हमास की उस कार्रवाई की जो है आलोचना की है। ठीक है, इजराइल का भड़कना जाहिर है, उसने तो कह दिया था कि वो या तो माफ़ी मांग लें या तो इसको इस्तीफा दे दें, क्योंकि यूनाइटेड संघ के किसी अध्यक्ष के, मतलब वो एक विशेष कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनका इस तरह का वक्तव्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है उसको कमज़ोर करने वाला होगा। तो ये इस पर्टिकुलर उसमें ये ज़्यादा हो गया है। और दूसरा पक्ष जो फ़लस्तीन या जो और मुस्लिम देश हैं वो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है इजराइल जो गाज़ा में कर रहा है उसको लेके कुछ करना चाहिए। उसको लेके कई बार अमेरिका ने, रूस ने भी इसी तरह का प्रयास किया था, हालांकि उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया है। अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा, खासतौर से फ्रांस का प्रस्ताव था, उसको अभी रूस और वहाँ के देश चीन ने वीटो कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है चर्चा में रहता है, अभी कुछ ज़्यादा ही चर्चा में हो गया है। तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ, इसका क्या उद्देश्य है, ताकि थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में जान लें। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आपके जीएस पेपर 2 का जो है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बहुत गंभीरता, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे समय की उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको और डिटेल से किताबों से पढ़िए कि उसका गठन क्या हुआ, उद्देश्य क्या हुआ। हम यहाँ पे थोड़े थोड़े चर्चा कर देते हैं। ठीक है, आइए, उसमें जो इसका गठन हुआ था, ये जब उथल पुथल रहता तो चर्चा में आ जाता है, क्योंकि इसका गठन ही जो हुआ था वो उथल पुथल के दौर में ही हुआ था। वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में ये हुआ था। इसका गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी जब 53 देशों ने इसे रेटिफाई, 51 देशों ने इसे रेटिफाई कर दिया था। ठीक है, यह प्रथम विश्व युद्ध जो के कारण हुई तबाही के कुछ वर्षों बाद द्वितीय विश्व युद्ध अभी समाप्त हुआ था, उसी समय ये हुआ था। ठीक है, और विश्व मामलों पर प्रभुत्व रखने वाले देशों को 2 महायुद्धों के बाद बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके कारण उस समय लीग ऑफ नेशन की बना था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस या उसको राष्ट्र संघ बोलते हैं, उसकी असफलता के कारण पुनः द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और उसमें जो प्रमुख शक्तियां थीं उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। और जैसे ही ये युद्ध खत्म हुआ वैसे ही दुनिया 2 ध्रुवों में बंटती जा रही थी। एक अमेरिका के नेतृत्व वाली पूंजीवादी धारा और एक है यूएसएसआर या सोवियत संघ के नेतृत्व वाली साम्यवादी धारा। ऐसे संदर्भ में इसका गठन महत्वपूर्ण हो गया था, और उस अवध की भयावहता से जन्मे संयुक्त राष्ट्र संघ को मुख्य रूप से विश्व शांति बनाए रखने और भावी पीढ़ियों को युद्ध की बुराई से बचाने का लक्ष्य सौंपा गया था। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसे कहा गया था कि ये विश्व शांति बनाए रखें और भावी पीढ़ी को युद्ध से बचाया जा सके, इस लक्ष्य से इसको लाया गया था। ठीक है,
जहाँ तक जन्म की बात करते हैं तो जैसे बताया कि इसका जन्म ही कहा जाता है कि एक राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन के राख से हुआ है। वो समाप्त हुआ था, वो मृतप्राय हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसका ऑफिस काम नहीं कर रहा था। इन सब कारणों से ही इसका जन्म हुआ था। और इसमें जब 1939 में द्वितीय युद्ध शुरू हुआ तो देखा गया कि लीग ऑफ नेशंस का कार्यालय जो जेनेवा में था वो बिल्कुल सुनसान, वहाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि उसमें बहुत सारी अंतर्निहित कमियां थी। उसको देखते हुए ये सोचा जाने लगा कि कुछ किया जाना चाहिए। ऐसे में एक जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के राष्ट्रपति चर्चिल, यह 1941 में कनाडा में एक मीटिंग करते हैं नौसैनिक उसको लेके। उसके बाद उन लोगों ने एक घोषणा चार्टर किया एक 1941 में, उसको अटलांटिक चार्टर कहते हैं। इसमें वैश्विक स्तर पे जो है इस महायुद्ध की समस्या से बचने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातें डिस्कस की गई थी। हालांकि ये अटलांटिक चार्टर जो है इसमें कोई संधि नहीं थी, लेकिन यह केवल एक प्रतिज्ञान था जिसमें संयुक्त राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। दिसंबर 1941 में अमेरिका पर जापान हमला करता है, और मतलब उसके पहले हमला होता है। दिसंबर 1941 में अमेरिका जो है युद्ध में शामिल हो जाता है। और जब वो युद्ध में शामिल होता है तब अमेरिका के राष्ट्रपति पहली बार संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। और वो जब संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे होते हैं तो वो धुरी राष्ट्र में कौन था, जो जर्मनी थी, जर्मनी, इटली और जापान, ये धुरी राष्ट्र थे। इनके विरुद्ध जो राष्ट्रों का समूह था उसको उन्होंने संयुक्त राष्ट्र नाम दिया था। फिर जो है इसको लेके 1 जनवरी 1942 को 26 मित्र देश, यानी जो धुरी राष्ट्रों के अगेंस्ट देश थे, उनमें से 1 जनवरी 1942 को 26 मित्र राष्ट्र जो है अमेरिका में जो है वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में इकट्ठा होते हैं। उन्होंने एक उस पर हस्ताक्षर किया था कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना है। और भारत भी इसमें शामिल हुआ था, क्योंकि भारत ब्रिटिश उपनिवेश था इसलिए वो उसमें शामिल हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत जो है ये जो 1 जनवरी 1942 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र था उस पर भी हस्ताक्षर करता था। और 42 के बाद धीरे धीरे देशों ने रेटिफाई करना उसको शुरू किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ 51 देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया था। इसमें 5 स्थायी सदस्य थे, फ्रांस, चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका। बाकी और देश जो 46 हस्ताक्षरकर्ता देश इसमें शामिल थे। तो इस वजह से, इस तरह से और इसकी जो है गठन हुआ था। ठीक है, जब गठन किया गया था तो इसके उद्देश्य को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहला उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ये इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, यह राष्ट्र, अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तो बनेगा, दूसरा क्या है, राष्ट्रों के बीच का संबंध कैसा हो। तो इसमें कहता कि ये समान अधिकार यानी और आत्मनिर्णय के सिद्धांत, यानी 2 देशों के बीच समानता का अधिकार है और हर देश को अपने आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर, सम्मान के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना है, समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर। और यह मानव जाति के लिए शांति, न्याय और बेहतर जीवन को बढ़ावा देने के बारे में भी ये करता है। ठीक है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और शांति की रक्षा करना इसके उद्देश्य है। और इन सभी लक्ष्यों, इन चारों लक्ष्यों की, इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के रूप में जो लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे उसमें राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए केंद्र में रखेगा। यानी जो भी इस तरह के वैश्विक स्तर पे शांति, सुरक्षा या विकास या लोकतंत्र की स्थापना या राज्यों के बीच परस्पर समन्वय, इस तरह का कोई भी मसला आएगा तो संयुक्त राष्ट्र अपने को केंद्र में रख के काम करेगा। ठीक है, जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन रखने की बात है, इसकी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। उसमें 5 वही परमानेंट मेंबर, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, वो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको वीटो पावर है। वीटो माने अगर वो नकारात्मक कर दिए तो फिर वो फैसला नहीं हो सकता। देखिए 5 परमानेंट मेंबर है, ये हमेशा रहेंगे। और 10 मेंबर होते हैं जिनका चुनाव होता है।
ठीक है। अब जब जो भी निर्णय लिया जाता है वो बहुमत से लिया जाता है, उसमें बहुमत नहीं बल्कि 9 सदस्य उनको चाहिए होते हैं। अब 9 में 5 का पॉजिटिव होना जरूरी है, समझिए, यानी 9 तो चाहिए और 5 का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर उसमें एक भी नेगेटिव हो गया तो फैसला नहीं हो सकता है। ऐसे में ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें जो 5 मेंबर हैं, P5 मेंबर हैं, उनको विशेष स्थिति मिल जाती है, क्योंकि शुरू से ये ऐसी व्यवस्था बनी थी कि अगर महाशक्तियां आपस में टकराने लगें और कोई जैसे महाशक्ति वो 5 मेंबर, क्योंकि उनको वो शक्तिशाली थे, उसमें से कोई भी ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अगर कार्रवाई करना चाहेगा तो फिर वो संयुक्त राष्ट्र संघ फेल हो जाएगा। इसीलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी कि उसको कम से कम इस तरह की कार्रवाई करने से रोका जा सके। लेकिन वो जब लाई गई थी, जैसे लाई गई थी, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं वो, जैसे चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे अफगानिस्तान का युद्ध हो, चाहे इराक का युद्ध हो, चाहे बहुत सारे ऐसे युद्ध हों, या कई सारे चीन की गतिविधियां जो है उसमें कहीं ना कहीं, या भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, कई बार पाकिस्तान जो भारत में, उसमें अक्सर ये देखा गया है कि सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि उसमें यह देखा गया है कि कोई एक न एक सदस्य किसी पक्ष का लेकर उसको वीटो कर देता रहा है। ठीक है, तो वो इसकी कमियां हैं। हम वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक सामान्य सी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे अभी इजराइल के ही मामले में देखा जाए कि जो फैसला अभी रूस ने लाया था कि उसमें हमास की कार्रवाई की निंदा की गई थी और बाकी युद्ध विराम की बात की गई थी, तो उसको अमेरिका ने रोक दिया था। ठीक है, और अमेरिका की जो अभी अमेरिका ने लाया इस तरह के, उसमें जो आत्मनिर्णय के अधिकार और इस तरह के इजराइल का समर्थन करते हुए उसको फिर जो है फ्रांस ने, रूस ने और चीन ने रोक दिया। तो कहीं ना कहीं ये बताता है, इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको बूढ़ी दादी कहते हैं। जैसे घर में जो बूढ़ी दादी होती हैं उनको देखा जाए तो, अगर व्यवहारिक धरातल से देखा जाए तो उनको बहुत कोई सत्ता नहीं रहती, बस वो चिल्लाती रहती हैं या शोर मचाती रहती हैं। उस संदर्भ में कहा गया है कि वो शोर मचा के सभी को बात करती रहती हैं, लेकिन जो उनकी बात को मानता नहीं मानता ये इस पर निर्भर करता है। और जहाँ महाशक्तियों से जुड़ी हुई चीज़ें हो जाती है वहाँ पे वो कोई काम करने लायक नहीं रह जाती हैं। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों को हमें देखना होगा, क्योंकि इसके अपने गठन से लेके, अगर 45 से देखा जाए तो ये 78 साल हो गया है, 79 ईयर्स हो गया है, लगभग 80 साल अगले साल हो जाएगा। उस दौर में इसने क्या प्रगति की है? ऐसा तो नहीं है कि अगर प्रगति नहीं की होती तो ये ख़त्म हो जाता, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस 1819 में बना था और 39 में 20 साल के अंदर नया विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और इसने किसी भी तरीके से अभी विश्व युद्ध को रोके रखा है। और बहुत सारी जो है वैश्विक समस्याओं पर इसने, एक कह सकते हैं कि उसके जो अंग हैं उसके तहत कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, हमें जब आलोचना तो हजारों मिल जाएंगे, हमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन तो कुछ सकारात्मक पहलू को भी उसमें हमें जानना पड़ेगा। जैसे पहला है कि जब ये गठित हुआ था 1945 में 24 अक्टूबर को, तो 51 देश थे। आज 193 सदस्य इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी संख्या पे इसके सदस्य का जुड़ना ये बताता है कि ये इसके कहीं ना कहीं जो देश इसमें शामिल हो रहे हैं, और उसमें भी जो औपनिवेशिक थे, जो औपनिवेशिक शासन से या जो साम्राज्यवादी व्यवस्था से नव आज़ाद हो रहे देश रहे, उन सब ने इसमें इसको शामिल किया। तो कहीं ना कहीं यह इसके महत्व को बताता है, तभी वो उससे जुड़े। ठीक है, दूसरा है कि ये अगर 75 साल या 78 सालों का इसमें देखेंगे अनुभव, तो बहुत सारे आपको अच्छे अनुभव भी मिल जाएंगे। जैसे इसने जो है स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण जैसी बड़ी संख्या में वैश्विक मुद्दों को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया है। पहला, जैसे अगर आप देखें तो इसके गठन के तुरंत बाद ही इसने जो है परमाणु प्रसार को लेके, गठन के तुरंत बाद 1946 से परमाणु हथियारों को उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध होने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। और इसकी एक संस्था IAEA इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रही थी। हमने जब CTBT पढ़ाया था तो बताया था कि कैसे इसके प्रयास में निश्चित रूप से इसके ही नेतृत्व में और देशों का उसमें रहता है, महाशक्तियां जरूर उसमें योगदान करती हैं। उसके साथ ही यह परमाणु सुरक्षा के संदर्भ में बेहतर रूप से ये काम कर रही है। ठीक है, और उस समय के परमाणु युद्ध के बाद अभी दूसरा परमाणु युद्ध नहीं हो पाया है, ये भी इसकी कह सकते हो कि इस दिशा में इसकी सफलता है। दूसरा,
1948 में WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाया गया था, जो चेचक, मलेरिया, HIV जैसे संक्रामक बीमारियों को निपटने के लिए था। और हाल ही में जो है कोरोना जो आया था, उसको उससे निपटने के रूप में आप भले उसकी बुराई कर सकते हैं कि वो चीन का फेवर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन फिर भी उस महामारी के दौर में WHO ने अपनी भूमिका को निभाया है। देखिए, किसी भी संस्था की आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसके गाइडलाइंस, उसके बहुत सारे, उसमें विभिन्न देशों के साथ वो करना, उसको वैक्सीन के लिए जो संगठन बनाया गया था, जिसमें भारत भी सहयोगी था, जिसने बहुत सारे दुनिया के देशों को वैक्सीन सप्लाई की। तो ये सारे प्रयासों ने, WHO ने कई सारी बीमारियों को, और कोरोना वायरस को भी तो आप देख के कर सकते हैं। ये भी क्या है, उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसी तरह से 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विस्थापित हुए लाखों लोगों को, जो विस्थापित होते हैं लोग हैं, उनके लिए, शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त बनाया है। ये दुनिया भर में करोड़ों शरणार्थियों के लिए जो है कहीं ना कहीं उनके लिए संरक्षण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए प्रयास करता रहता है। और युद्ध को रोक पाने में भले सफल रहा हो, नहीं रहा हो, लेकिन इसकी ये संस्था जो है शरणार्थियों के लिए बेहतर काम करती रही है। ठीक है, अगर ये संस्था काम न करती तो शायद दुनिया में बहुत सारे जो शरणार्थी हैं वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे। इसकी भी आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इसने बहुत बेहतर काम किया है और आगे भी कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन किया गया था, जो विश्व के समक्ष जो कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में जो पर्यावरण की समस्या है, इसको लेकर बहुत प्रयास किया है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, उसको लेकर भी काफ़ी कुछ जो है हुआ है। सभी राष्ट्रों ने अपने लिए अपना अपना राष्ट्रीय जो है डिटरमाइंड गोल किया है, और उस दिशा में आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं हुआ है, मान सकते हैं कि इसमें कोई ये नहीं कि पूरी तरह से हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया के देशों ने ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत तो ओजोन में काफ़ी कुछ उसमें लाभ मिला है। तो ऐसे बहुत सारे जो है पर्यावरण को, और इस संस्था के बनने के बाद जो है कहीं ना कहीं आज वैश्विक व्यवस्था में पर्यावरण केंद्र बिंदु हो गया। अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, उसमें भी देखिए कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो उसमें जो वन अर्थ है वो पहला क्या है, वो एक पृथ्वी, और पृथ्वी को ही संरक्षण की बात वो कह रही है। पहले पृथ्वी और उसके संरक्षण, फिर इंक्लूसिवनेस, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी भविष्य की प्रौद्योगिकी। तो जो भारत की अध्यक्षता में G20 का सम्मेलन हुआ था, उसमें जो पहला वन अर्थ, हालांकि उसमें हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन वन अर्थ का मतलब ही है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके संरक्षण के लिए जो ग्रीन प्रौद्योगिकी या इस तरह के जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रयास, उसमें भी ये हुआ है। इसी तरह से 2002 में संयुक्त राष्ट्र के अपराध के लिए जो है न्यायालय आया है, उस तरह से बहुत सारे युद्ध अपराधों के लिए उसने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आलोचना भी इसमें लिखी हुई है, आप लोग, हम इसमें जो लिखी है इससे कई ज़्यादा हम भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी दो सबसे मतलब वो एक तो सुरक्षा परिषद वाली है कि वो ऐसे जहां महाशक्तियां आ जाती हैं वो फेल हो जाता है। देखिए, वो जो समस्या है ना, आप ये समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ कोई सरकार नहीं है, और अगर मान लीजिए ये सरकार ही है, लेकिन जो सरकार के पास शक्ति नहीं होती है, वो शक्ति कोई काम नहीं करते। एक बड़ा फेमस हमारे में कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तुलसीदास जी की चौपाई है रामचरितमानस में, कि जो समर्थ होता उसका कोई दोष नहीं होता। ये आप भले कहें, ये व्यवहारिक जो एक सैद्धांतिक राजनीति में और लोकतंत्र के लिए ये उचित नहीं है, लेकिन जहाँ पे तानाशाही व्यवस्था हो, जिन देशों में, अब जैसे पाकिस्तान देख लीजिए, वहाँ पे सरकार है, लेकिन होता वही है जो सेना कहती है, जबकि सेना किसके अधीन है, सरकार के अधीन में। देश के लिए सेना काम करती है, और पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा देश उसके सेना के लिए काम करता है। इसी तरह की बात, जहां पे शक्ति की बात आ जाए, किसी ऐसे शक्तिशाली देश हो या जो उनके समर्थक देश हो, तो जिनको लागू करना, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, रक्षक किसकी जिम्मेदारी किसकी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, जो उसके P5 मेंबर है, वह ही पहले जो उनकी संरचना की समस्याओं को छोड़ दिया जाए, जो उनकी भूमिका है, अगर उसमें ही किसी मसले को लेके इस तरह की चीज़ें हो, तो वो कहीं ना कहीं वो जो है उसके हल में क्या आएगा उसको देख सकते हैं। वही रूस यूक्रेन पर युद्ध कर रहा है, उसको रूस जो है अपना उसका दूसरा नज़रिया है, और वही रूस इजराइल को जो है हमास गाजा पट्टी पे हमला करने को क्या कह रहा है, दोषी।
यूक्रेन ने तो उस तरह का हमला भी नहीं किया था। तो ये जो है, इसी तरह की अमेरिका की बात है, वो रूस के हमले की निंदा कर रहा है, इजराइल के हमले की नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपस में देश अपने निहित स्वार्थों को पब्लिक गुड या सार्वजनिक कल्याण के ऊपर रखते हैं तो इस तरह की समस्या आती है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। वैसे भी जो दो प्रमुख, एक जो इसके संगठन है, विश्व बैंक है या IMF है, उनको लेके आलोचना की जाती है कि वो विकासशील देशों में अपने जो पूंजीवादी मानसिकता उसको थोपते हैं, और उनके द्वारा जो ऋण का या उस तरह की व्यवस्था की गई है, खासतौर से IMF की, वो देशों के अंदर भेदभाव करती है, और जो उनका नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक नहीं है, वो पूंजीवादी देशों के बीच में है। जैसे विश्व बैंक में अमेरिका का है, और जो है आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है यूरोपीय संघ का सब कुछ चलता हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जो सबसे प्रमुख आलोचना जो इसके संरचना को लेकर की जाती है कि भले 193 सदस्य देश हों, लेकिन सुरक्षा परिषद में या अभी जो इसका विश्व बैंक या IMF, इस तरह की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, उसमें ग्लोबल साउथ का उतना नेतृत्व नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, इसी आधार पे जैसे भारत, आप अगर सुरक्षा परिषद को ही देख लिया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत उससे बाहर है। दुनिया की सबसे कह सकते हो कि तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था या दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था उससे बाहर है। जर्मनी उससे बाहर है, जापान उससे बाहर है, और जर्मनी जापान ये 3, 4, 5 दुनिया की 5 अर्थव्यवस्था में 3, 4, 5 का ये महत्व है। ठीक है, वो उससे बाहर है। अफ्रीका महाद्वीप से कोई भी नहीं है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कोई नहीं है, एशिया से चीन तो है, चलो मान ले, लेकिन इतने बड़े एशिया से केवल एक, और यूरोप से 2 देश, फ्रांस और ब्रिटेन। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे का रास्ता क्या होगा, क्या ये मित्रता हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जब अपना 75वां वर्षगांठ 2020 में मना रहा था, तो इसने अगले 10 सालों के लिए, अगले दशक के लिए इसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। उस लक्ष्य में आप, उस लक्ष्य के संदर्भ में आप संयुक्त राष्ट्र को समझ सकते हैं। उसमें कहा क्या था, वो लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि अगले 10 साल, जिन्हें हम सतत विकास के लिए कार्रवाई और वितरण के दशक में, यानी अगला जो 10 साल है 2020 से 2030 है, वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेल्थ और इस तरह की चीज़ों के, उसके दशक के रूप में यह नामित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। यानी अपना इसका अगला 10 साल का ध्यान जो है जलवायु परिवर्तन, विकास और वितरण यानी सतत विकास के तरफ होगा, और यह हमारे पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि विभिन्न सारे देशों में जो गरीबी है, जो समस्याएं हैं, वो हिंसा को भी जन्म देता रहा है। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कोविड-19 महामारी से बेहतर तरीके से उबर रहे हैं, क्योंकि 2020 में आया ही था और उसी समय इसने घोषणा किया था। इन लक्ष्यों में पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा, वैश्विक शांति को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता पर बल, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सहयोग और टिकाऊ वित्त पोषण सब शामिल है। ये इसके क्या हैं, लक्ष्य हो गए हैं अगले 10 साल के लिए। सतत विकास और डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या करेगा, पर्यावरण, पृथ्वी और पर्यावरण को बचाना, वैश्विक शांति को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सहयोग और टिकाऊ वित्त पोषण, और इन क्षेत्रों को लेकर काम चल ही रहा है। हाँ, वैश्विक शांति को लेकर कह सकते हैं कि कुछ मामलों में चुनौतियाँ बनी हुई है, वो मैंने बता दिया कि वो एक व्यवहारिक राजनीति की समस्या है। जो शक्तिशाली है, अगर यानी जिन पर कह सकते हो कि जिम्मेदारी होती है शांति स्थापित करने की, अगर वही उसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो वो व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। ठीक है, तो उन मामलों को छोड़ के उन मामलों को, हालांकि इतनी ब्रूटल शक्ति के बाद भी, मैंने कहा था जब मैं अब मेरा जो है 9 अक्टूबर वाला इजराइल हमास संघर्ष की कहिएगा कि सब कुछ के बावजूद भी वो आज जनमत आज उसको इजराइल का है, लेकिन जैसे जैसे ये कार्रवाई बढ़ेगी, दुनिया कहीं ना कहीं इजराइल के उस कार्रवाई के विरुद्ध जो है होता जाएगा, और वही हो रहा है। ठीक है, वो तो अलग बात है कि जो आप कह सकते हो कि डिजिटल सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे में इजराइल अपना काउंटर नैरेटिव या नैरेटिव, जैसे फिलिस्तीन अपना नैरेटिव कर रहा, तो इजराइल काउंटर नैरेटिव करके मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी इजराइल पर भी दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी इस युद्ध को समाप्त करे। वो दबाव किसका है? वो दबाव है आम जनमत का।
लोगों का, जब उस पर वहाँ चर्चा होती है, जब वहाँ होता है, तो आपको एक देश, एक व्यवस्था में रहना है, एक देशों के समूह में रहना है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा दिन तक धता बता नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में सुनवाई के आधार पर अभियुक्त की मौत की सजा रद्द की। देखिए, ये मामला अगर आप पढ़ेंगे पूरा को, और आप पढ़ेंगे, सारे पहलू को बताएंगे, मैं अभी बताऊंगा, तो हो सकता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेके थोड़ा सा हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, या इस तरह के कई और मामले रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में मौत की सज़ा को कर दिया है, खासतौर से जहाँ पे रेप और मर्डर का मामला रहता है। क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कह सकते हो इतना हिनिसियस रहते हैं कि उसको लेके आम जनमानस में बहुत कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा नफ़रत रहती है, या बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति तिरस्कार का भाव रहता है। ऐसे में जो है वो उस भावना के अगर अगेंस्ट कोई फैसला आता है, तो हो सकता है कि हम भी उसके अगेंस्ट उस फैसले का भी विरोध करने लगते हैं। जैसे ये मामला था, इसी तरह का एक नवंबर 2000, कई मामले आए थे, लेकिन नवंबर 2022 का मामला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसे लोगों की मृत्युदंड की सज़ा माफ़ कर दी थी, उस समय के CJI UA ललित की अध्यक्षता वाली, जिसमें ये आरोप था कि एक लड़की को 19 साल या 20 साल की किसी लड़की को अगवा किया जाता है, और उसको इतनी बेरहमी से, बलात्कार तो सब किया ही जाता, वो तो चलो, उसकी इतनी बेरहमी से उसको हत्या की जाती है, और उसकी लाश ऐसे मिलती है। बाद में पुलिस, वो लोग आए थे यहाँ पे कि उनकी सज़ा को कम कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा न्याय फैसला देखा तो अंततः जो है उन लोगों को मुक्त कर दिया था। ठीक है, वो मामला क्यों आया था, क्या, यहाँ तक की मामला ये है कि ये मामला अगर हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि चर्चा कर दें, तो एक 3 महीने की बच्ची के साथ एक रेप होता है इंदौर में, कोई पुराना रजवाड़ा का क्षेत्र है, किला का रेप होता है, और उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसकी लाश जो है एक किसी तहखाने में, मतलब एक बेसमेंट में, किसी नई बिल्डिंग बन रहा था उसके बेसमेंट में मिलता है। और जैसी बात है कि इस तरह की घटना, छोटी बच्ची, किसी भी बच्ची हो, और उसमें भी इतनी छोटी, नवजात, एक तरह से कह लिए नवजात ही थी, इस तरह की घटना किसी भी देश को उद्वेलित कर सकता है, और जनमानस को किया भी। इसमें उस समय अच्छी बात ये थी कि पुलिस ने उसी दिन आरोपी को, एक नवीन खड़गे या नवीन गटके करके कोई था, नवीन नाम था, बाकी क्या था वो मुझे नहीं, इसमें पढ़ लीजिएगा, वो ज़रूरत भी नहीं है, उसको गिरफ्तार करती है। 7 दिन में जांच पूरा हो जाता है, और ओवरऑल 13 दिन में जो है मामला जो है, कह सकते हो कि इस पूरे मामले पे निर्णय सुना दिया जाता है, और उस जो अभियुक्त रहता है उसको मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाती है। ठीक है, फिर मामला हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट ने भी उसको वेरीफाई कर दिया है, क्योंकि मृत्युदंड के मामले में सेशन डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले को हाई कोर्ट द्वारा वेरीफाई किया जाना पड़ता है, तो उसने कर दिया था। उसको लेके वो याचिका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी दिसंबर 2018 में। उसी मामले में जो है दिसंबर 2018 या 19 अभी है, मतलब उसी समय पड़ी थी, 19 में मामला आया था। दिसंबर में तो वहाँ के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको कहा था, उसमें स्टे दे दिया गया था टेम्पररी, और उस मामले को देखा जा रहा था। और उसमें जो है 19 अक्टूबर 2023 को ये फैसला आया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दबाजी में सुनवाई हुई है, इसलिए अभियुक्त को जो मृत्युदंड की सज़ा थी उसको रद्द कर दिया है। हालांकि इसमें यह मामला है कि रद्द कर दिया है, और मामले को पुनः ही ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है कि इसको पुनः से सुनवाई किया जाए, सारे पहलुओं पे ध्यान करते हुए। तो इस तरह से देखा जाए तो मृत्युदंड की सज़ा तो रद्द कर दी गई, जो पुरानी सज़ा थी उसको तो रद्द कर दी गई है, लेकिन नए सिरे से इस मामले को सही ढंग से ट्रायल चलाने की बात कही गई है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कहा है कि न्यायिक शांति नहीं बल्कि न्यायिक काम, है ना, जुडिशियल काम का ध्यान देना है, क्योंकि यह फेयर एंड निष्पक्ष और गैर पक्षपातपूर्ण फैसले के लिए ये प्रकाश स्तंभ माना है इसको। और इसी आधार पे कि ये न्यायिक शांति या धैर्य का नहीं है, जैसे वो माहौल ऐसा था, उस माहौल में
कोई भी जल्दबाजी से फैसला ले सकता है, या उस तरह से आप हो सकता है कई सारे फैक्ट को आप गुस्सा में, इस तरह की चीज़ों को, या एंगर में, या किसी भी तरह आप चीज़ों को छोड़ सकते हैं। लेकिन कोर्ट का काम ये नहीं होता है। एक न्यायाधीश को बाहरी परिस्थितियों से आपको बचना पड़ता है, क्योंकि आप जो फैसला दे रहे होते हैं, जैसे एक न्यायपालिका के कई सारे सिद्धांत हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को न्यायपालिका द्वारा सजा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि फिर उसका गुनाहगार कौन हो जाता है? न्यायपालिका, जिसे न्याय देने की जिम्मेदारी है। अगर उसके द्वारा अन्याय हो गया तो आप कह सकते हैं कि पूरी न्याय व्यवस्था प्रणाली भंग हो जाती है। और ऐसे मामले में जिसमें इसे मृत्युदंड की सजा है, अगर बाद में इसे मृत्युदंड के बाद कुछ समय बाद पता चले कि नहीं वो गलत हुआ, तो आप इस फैसले को बदल भी नहीं सकते हैं। ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने निर्णयों में कहा है कि जहां हिनीसियस इस तरह के क्राइम हो, वहां पे बहुत सोच समझ के और ज़्यादा गहराई से न्यायपालिका को ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि इस मामले में नहीं हो सका है। अभी देखेंगे इस मामले को, आइए देखते हैं। 19 अक्टूबर को 3 महीने की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, 3 महीने की बच्ची थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है मौत की सजा को रद्द करते हुए पुनः नए सिरे से ट्रायल चलाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह फैसला यह देखने के बाद दिया कि आरोपी को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। ठीक है, और अपराध की तारीख, जैसे वो अलग है कि तारीख से 23 दिनों में यह समाप्त होने के बाद यह मुकदमा खुद ही चर्चा में हो गया था कि इतनी तेजी से जस्टिस हुआ है। देखिए, न्यायपालिका में आप कुछ भी सोच रहे हो मेरे इस बात को या पढ़ के आपको लगे, ज़रा ये सोचिएगा कि आपको जब भी कोई फैसला लेना होता है तो आपके फैसले निस्वार्थ होने चाहिए। निस्वार्थ का क्या होता है? जब ना कुछ समझ में आए तो खुद को अपने उस जगह पे रख के देखो कि क्या जल्दबाजी में न्यायपालिका को फैसला करना चाहिए, या जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा न हो। ये कौन सा न्यायिक तंत्र का नैतिकता है? अगर आप या आपके अपने नियर डियर को उस फैसले में रखो कि क्या न्यायपालिका द्वारा आपके साथ या आपके अपने के साथ अगर अन्याय कर दिया जाए, आप दोषी न हो और आपको सजा दे दी जाए, तो क्या आप उस चीज़ से सहमत होंगे? तो मेरा मानना है कि कोई भी इस तरह के स्वीकार नहीं करेगा कि ऐसी न्याय प्रणाली जहाँ पे आप दोषी न हो और आपको सजा दे दी जाए। तो उसके लिए न्यायपालिका को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उसके लिए कुछ सिद्धांत रखे गए हैं, जैसे हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपना बचाव करने का अधिकार है हर व्यक्ति को। जब तक वो दोषी न ठहरा दिया जाए तब तक उसको अभियुक्त कहा जाता है। ठीक है, कि वो अभी दोषी न ठहरा दिया जाए तब तक उसे आप उसके बारे में अपनी राय न बनाए। और न्यायपालिका के लिए ये भी कह रहा है, जब तक वो दोषी न ठहरा दिया जाए तब तक आप उसे बेगुनाह मानकर ही उस पर करेंगे। हर व्यक्ति को अपने या अपने विधिवेत्ता के द्वारा अपनी बात रखने का अधिकार है। ठीक है, और उसमें न्यायपालिका के लिए भी है कि उस जो भी फैसला करे वह निष्पक्ष हो और गैर पक्षपात पूर्ण हो, फेयर एंड कह सकते हो कि नॉन पार्टीजन या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। उन पहलुओं को आधार बनाएंगे तब ये होता है। जैसे आपको पर्याप्त मौका मिला है, आपने अपनी बात रखा, अपना जिक्र किया, अपने विधिवेत्ताओं के साथ किया, इतने तरह की प्रणालियां हैं। अगर इसके बाद भी आप दोषी हैं तो फिर कह सकते हो कि अब उसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपको बोलने, आपको अपना पक्ष रखने का मौका न मिला हो, आपको समय ही न दिया गया हो, आप पे कोई पूर्वाग्रह आधार पे कोई निर्णय लिया गया हो, तो निश्चित रूप से आप वो जस्टिस जो है आपके साथ नहीं हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। और न्यायपालिका, न्यायिक तंत्र 100 गुनाहगारों को छोड़ सकती है, अगर छोड़ भी दिया जाए उतनी बुरा नहीं होती, लेकिन अगर एक बेगुनाह को सजा दे देती है तो वो इस सिद्धांत पे वो काम करती है। ठीक है, क्योंकि अंततः तो न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की रक्षक है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में था कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वो गलत तरीके से, तो कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस ने जो कार्रवाई की है वह जो पीड़ित है उसके परिवार के साथ अन्याय है प्रोसिक्यूशन का, क्योंकि जिसको जो सही उसमें दोषी है वो अभी भी मुक्त है।
तो आप किसी को भी इस तरह से करके, किसी को भी फेयर ट्रायल का मौका दिए बगैर आप उसके साथ अगर इस तरह की जस्टिस कर देते हैं तो वो मुद्दा बन जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि क्या बताएं, वो कई बार बता ही चुके हैं, इतना विभत्स है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इंदौर में मामला हुआ था, उसको पॉक्सो एक्ट को कहते हैं। नवीन गड़के नाम था इसका, 25 साल का था ये, और ये एक कह सकते हो घुमंतू था, सड़क पे मांग के चलता था। ऐन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न अपराधों के तहत दोषी पाया गया था, और जो इसे मृत्युदंड की सजा दिया गया था, तो इसका मतलब है कि अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला माना था। देखिए, फांसी की सजा आप लोग पढ़िएगा इसको जरा सा किताबों में और सारी चीज़ों में, कि कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड की सजा के पक्ष और विपक्ष के तर्कों को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, भारत में जो है इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाता है, अलाउ है। ठीक है, दुर्लभतम मामलों में इसे सजा दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है ये आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों का होमवर्क है एक तरह से। ठीक है, माना था, और पुलिस ने 7 दिनों के भीतर अपनी जांच कर ली थी, और 12 मई को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया था। यानी कि अप्रैल का मामला था, 23 दिन में कुल फैसला आ गया था। इसमें अभी देखेंगे, जब पीछे देखेंगे तो इसमें जो अभियुक्त है नवीन गड़के, इसके पास कोई वकील भी नहीं था, जो लीगल एड वाला था वही एक वकील सलाह दे रहा था। ऐसे मामलों में ज़्यादातर कोई वकील सामने भी नहीं आते कि पब्लिक सेंटिमेंट बहुत बुरा होता है। ठीक है, अगर प्रशासन बचाए ना तो शायद ऐसे लोग मॉब लिंचिंग के भी शिकार, क्योंकि उस घटना को 3 महीने की बच्ची के साथ जो हुआ था, किसी को भी जो है पूरे समाज को, देश को झकझोर के रख सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे मामले में हमारे न्यायिक तंत्र को नहीं झकझोरना, वो शांत होके, शांत चित्त से, कि कहीं पब्लिक सेंटिमेंट के दबाव में या किसी ऐसी चीज़ों पर कहीं तो प्रोसिक्यूशन ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जिसमें कोई कड़ी ऐसी तो नहीं है कि ये बेगुनाह को फंसाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो गुनाहगार नहीं है आप उसको बेगुनाह मानेंगे, ये न्यायिक तंत्र कहता है, तभी जो प्रोसिक्यूशन के जो पहलू हैं उसको आप देखेंगे। इसी मामले में जैसे जज जो कोर्ट, ट्रायल कोर्ट था, उसने जो DNA वाला था उसके लिए 1 दिन का समय दिया था। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है, जस्टिस मिश्रा ने, कि 1 दिन में कोई जो है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, कोई अभियुक्त जो जेल में बंद है, वो कैसे 1 दिन में आदेश दे देगा कि आके 1 दिन में आ जाओ। तो कहीं ना कहीं वही सारे पहलू हो गए, जो कि एक कहावत है ना कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, न्याय में देरी न्याय को इनकार करना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर है हरी जस्टिस वरी जस्टिस, न्याय में जल्दबाजी करना न्याय को दफन करने के समान है। ये कुछ इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानते हुए पुनः कहा है कि इसको पुनः ट्रायल करिए। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि हुई। यह फैसला क्यों दिया, देखिए इसमें जो बातें कही गई है उसको समझिए। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को अपना बचाव करने का उचित मौका दिए बिना जल्दबाजी में सुनवाई कर दी। इसलिए क्या कहा कि उच्च न्यायालय ने इसने कहा कि अपीलकर्ता को, अब इसमें जल्दबाजी में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को अपना बचाव करने का अवसर देकर मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया है। यानी कि सुनवाई, उसको लगा कि सही मामले में यह बात सत्य है कि जो अभियुक्त है या जो याचिका करता है उसको पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, जल्दबाजी में यह कार्रवाई की गई है। पुनः क्या है, गवाहों से जिरह करके अपीलकर्ता को खुद का बचाव करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे मामले होता क्या ना, जो अभियुक्त रहता है उसका जो वकील रहता है, जो बचाव पक्ष का वकील रहता है, वो गवाहों पे जिरह करते हैं, उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। न्यायपालिका करती है कि कहीं कोई गलत पहलू तो नहीं हो गया, लेकिन इसको समय ही नहीं दिया गया। उसको अपने स्वयं के बचाव के लिए वकील की अनुमति नहीं थी, वो सिर्फ एक लीगल एड के वकील पर निर्भर था। और अपीलकर्ता को विशेष गवाह पेश करने के लिए सिर्फ 1 दिन का, कि जो आप इतना मामला है जो DNA एक्सपर्ट का, या उसके लिए सिर्फ 1 दिन का समय दिया गया था, जिसको वो खुद कोर्ट ने कहा कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि सड़क पे घूमता है, उसकी परिस्थिति छोड़ भी दो, जेल में बंद है, उसके कहने पे कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो 1 दिन में कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है, वही
कि अपीलकर्ता को खुद का बचाव करने का वास्तविक अवसर नहीं गया। जो दिया गया वह दिखावा था कि हाँ भाई एक दिन में बुला लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये तो यही दिखाता है ना कि आपने उसको सही में अवसर नहीं दिया, एक तो बचाव करने का, दूसरे जो अवसर दिया वो भी कोई वास्तविक अवसर नहीं था। तो फिर इस पे कोर्ट ने कहा कि न्यायिक शांति और धैर्य, कहा कि न्याय के निर्णय देने की श्रृंखला में जुडिशियल काम या न्यायिक शांति या धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको अक्षरशः पालन करना चाहिए। जो न्यायिक अधिकारी होता है उसको सारी चीज़ों से, सारे पूर्वाग्रहों से, दुनिया, मीडिया, समाज क्या कहती है, इससे मुक्त होकर शांतिपूर्ण ढंग से काम करना चाहिए। देखिए हम आप भी कई बार हम किसी और चीज़ को गुस्से में होते हैं या जल्दबाजी में होते हैं तो हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन जब हम शांतिपूर्वक रेशनल तरीके से सोचने लगते हैं तो हम पाते हैं कि शायद हम सही नहीं थे या और पहलू को भी हम ध्यान रखते हैं। इसीलिए न्यायिक जुडिशियल काम की बात की गई है, जो कि इसमें न्यायपालिका कह रही है कि किसी भी तरह से निष्पक्ष निर्णय की श्रृंखला का वो आधार स्तंभ है। इसके लिए देखिए 2-3 जो बातें कही गई है कि कैसे कहा है कि न्याय के पवित्र हाल में एक निष्पक्ष, न्याय के पवित्र मंदिर में एक निष्पक्ष और गैर पक्षपातपूर्ण सुनवाई का सार यह न्यायिक शांति के दृढ़ता का आलिंगन में है कि आप अगर न्यायिक जुडिशरी काम नहीं है, आप उसको शांतिपूर्ण ढंग से नहीं करेंगे, यानी बहुत धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक सारे पहलू पर विचार करते हुए नहीं करेंगे, तो आप निष्पक्ष और गैर पक्षपातपूर्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि फिर आप जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसके आधार पर आप पूर्वाग्रह पाल लेंगे। और न्यायिक शांति का विस्तार न केवल संवैधानिक सत्यनिष्ठा के स्तंभ के रूप में कार्य करता है, बल्कि वह आधारशिला जिस पर कानूनी व्यवस्था में भरोसा कायम होता है। और ये एक प्रकाश स्तंभ है जो जल्दबाजी या पूर्वाग्रह से मुक्त फैसले की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है और न्यायिक पवित्रता को बनाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसको, उसकी फांसी की सजा को रद्द किया और मामले को पुनः जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भेज दिया है और ये भी निर्देश दिया है कि इसको राज्य नालसा के तहत विधिक इसको वकील, अच्छे से अच्छा वकील उपलब्ध कराएं ताकि इन सारे पहलुओं पर क्रॉस एग्जामिन हो सके। ठीक है, यह जो उस ट्रायल के फैसले है उसको भंग करके इस मामले को पुनः ट्रायल के लिए भेज दिया है। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं ये आपको जो है न्यायिक तंत्र या न्यायिक फैसले या न्यायिक नीति शास्त्र, हो सकता है कि इस तरह के फैसले पर किसी तरह से केस स्टडी बन जाए, क्योंकि आपके यही मामला न हो या इस तरह की कौन, आपके सामने जो मामला आया है वो कितना घृणित है। 3 महीने की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या, इससे ज़्यादा हिनीसियस कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। उस पर एक दोषी व्यक्ति है जो एक घुमंतु मतलब जो एक कह सकते हो कि स्ट्रीट ड्वेलर है, घूम घूम के अपना जीवन यापन करता है, और 25 साल का वो आपके सामने है और आप उसमें क्या, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो मेन जो है क्या, वही न्यायिक शांति, जुडिशियल काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी निर्णयों की पवित्रता, न्यायिक पवित्रता हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वह है आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भारत की चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए नीति आयोग की जो नीति आयोग इसके लिए जो है वो उस पर निर्देश दिया गया है कि इसके लिए वो योजना रूपरेखा बनाए। ठीक है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी इसको दिया गया है, मामला है, उसमें ये बातें आई हैं कि भारत, अगर देखा जाए भारत और चीन के व्यापार के संदर्भ में देखा जाए तो भारत और चीन का व्यापार एक तरफ से बहुत ही एडवर्सली चीन की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, हम जितना भी हमारा ओवरऑल ट्रेड व्यापार, वस्तुओं के व्यापार में, सेवाओं की नहीं, वस्तुओं के व्यापार में अगर हम पिछला 2022 का आंकड़ा देखें तो लगभग $450 अरब का हमने वस्तुओं का निर्यात किया था और 714 या 713 अरब का हमने आयात किया था। यानी देखा जाए तो 263-64 अरब जो है हमारा क्या था, व्यापार, जो वस्तु व्यापार घाटा था। व्यापार घाटा में सेवा भी शामिल होता है, लेकिन यह है कि वस्तुओं का जो हम लेते हैं, दृश्य वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता, उसमें 264 अरब का हमारा घाटा था और उसका 33% 83 अरब केवल चीन की तरफ था, केवल चीन से था। ठीक है, और अगर हम उस परिस्थिति को देखें
तो ये जो इतना 83 अरब डॉलर का घाटा था, उसमें हम कई ऐसी वस्तुएं चीन से निर्यात कर रहे थे जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उसमें से अधिकांश कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। या इंटरमीडिएट जो सामान वस्तुएं थी जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अपने यहाँ बना के कहीं बेचने, कहीं दूसरे जगह भेजने, किसी और चीज़ के लिए करते हैं। यानी कुल मिला के वो इतनी इम्पोर्ट कर सकते हो एसेंशियल प्रवृत्ति की हैं कि बहुत जल्दी हम उसको बंद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में नीति आयोग को दिया गया है कि आप इस पे काम करके कुछ बेहतर रास्ता ढूंढो। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत पर आपूर्ति श्रृंखलाओं की निर्भरता कम करने के लिए योजना बना रहा है भारत, ठीक है, और इसलिए नीति आयोग को यह रणनीति तैयार करने का काम सौंपा गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो है अपने जो पड़ोसी यानी चीन के साथ देश के व्यापार घाटे को पाटने पर ध्यान देगा, जो 83 अरब डॉलर के लगभग व्यापार घाटा है वो, और भू राजनीतिक विकास जो चीन के और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो जियोपॉलिटिकल्स या जो हमारे कूटनीतिक संबंध के कारण हो रहा है, उसके संदर्भ में उत्पन्न होने वाले जोखिमों से आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए उपाय सुझाएगा। यानी एक तो इसका उद्देश्य है कि जो भारत और चीन के विरुद्ध बीच में जो बढ़ता व्यापार घाटा है उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे कम से कम करना है। दूसरा, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो जियोपॉलिटिक्स है, भारत चीन या जो अमेरिका चीन या जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की पूरी स्थितियां हैं, उसमें जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उसमें जो आपूर्ति श्रृंखला है, क्योंकि जो चीन के साथ जो हम आयात करते हैं उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल अपने ऐसे चीज़ों के लिए, या तो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, या तो जो हम बहुत वस्तुओं का उत्पादन, जैसे हम मोबाइल फ़ोन कह रहे हैं या लैपटॉप कह रहे हैं या बैटरी बनाने की बात कर रहे हैं। अभी चीन ने कहा कि हम ग्रेफाइट का एक ग्रेड जो है हम निर्यात पे रोक लगा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम इसके लिए चीन से, हम अपने दवाइयों के लिए जो API होता है यानी जो मेन मिक्सर होता है उससे अलग जो सब्सटेंस होता है उसके लिए हम चीन पे निर्भर हैं। ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सप्लाई चेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हमारी निर्भरता चीन की, हमारी नहीं, दुनिया की सारे देशों की निर्भरता चीन पे बढ़ गई है, खास तौर से इस तरह से जो गंभीर टाइप की आपूर्ति श्रृंखला होती है। ऐसे में दुनिया में ये मांग हो रहा है कि जो कोविड आया, कोविड के बाद वैसे भी तो चल ही रहा था, कोई दिक्कत आ नहीं रहा था, कोविड के बाद जो है जो नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग और स्थानीयकरण। नियर शोरिंग मतलब आप शोरिंग मतलब होता था, पहले क्या होते थे कि आपको वही चीज़ करो, बाकी दुनिया दूसरे देशों में आप जो है ट्रांसफ़र वहाँ से मंगा लो, आयात कर लो, ये तरह की चीज़ें कर लो। कोविड-19 के बाद अमेरिका और उस तरह के जैसे देशों में ये मामला आया है कि आप आसपास के देशों में या जो हमारे फ्रेंडली देश हैं उनके साथ, या उसका स्थानीयकरण। देखो भारत जैसे चिप निर्माण में या इस तरह से अभी जापान के साथ समझौता हुआ है, जो है कल ही शायद समझौता उसको रेटिफाई किया है। जो है अमेरिका के साथ भारत ने जो है माइक्रोचिप जो है सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का फैसला किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये हो रही हैं कि हम कैसे चीन के से जो सप्लाई चेन से दुनिया प्रभावित हो रही है उससे बचा जा सके, इस पहलू पर ये मामला है। ठीक है, क्यों ये जैसे ये नीति आयोग जो है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वह टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं पर अपनी रणनीतिगत सिफारिशें करें। यानी अगर चीन का कोई व्यापार को लेकर शुल्क और गैर शुल्क भी होता है तो उस पर सिफारिशें करें कि कैसे उस व्यापार घाटे को कम किया जाए, और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, यानी आपूर्ति श्रृंखला जो हमारा है सप्लाई चेन है उसको कैसे डाइवर्सिफाई करें, इसको लेकर भी इस पे समय की मांग है, क्योंकि चीन पर भारतीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की निर्भरता कोविड-19 महामारी और भू राजनीतिक वृद्धि के दौरान उजागर हुई है। चीन पे भी, और अब तो जो है ताइवान का चीन का इस तरह का संकट दिख रहा है। ऐसे में वही जो अब कह रहे हैं ना, जापान के साथ या अमेरिका के साथ या और देशों के साथ जो हम ये इस तरह के समझौते कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप, रेयर अर्थ मेटल या इस तरह की चीज़ें, वो इसी पहलू को ध्यान में रखता हुआ इसी के लिए सुझाव अपनाने के लिए नीति आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि
अब जैसे ये जिम्मेदारी दी गई है तो इसके लिए वो क्या करेगा, उसका उद्देश्य है कि जो हमारा निर्यात है पहले उसको बढ़ाया जाए या उसका प्रतिस्थापन किया जाए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि आयात में जो हम लैपटॉप आदि का आयात करते थे अधिकांश किससे था, चीन से था। तो भारत ने पहले क्या किया, उस पर रोक लगाने की बात की, फिर बाद में लाइसेंसिंग देने की बात की, अब जो है इंपोर्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है। कुल मिला के क्या करा, जो इस तरह की चीज़ें निर्यात हो रही है उस पर रोक लगाना है, या हमें और भी देखना है कि हम कैसे अपनी जो निर्यात है उसको बढ़ा सके। और वो चीज़ें जो आयात ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे हम अगर अपनी आयात के आंकड़े को देखें, इसमें इसके डेटा को देखें तो देखिए इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी इक्विपमेंट 27.6, ये वो चीज़ें हैं जो हम या तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो हम वस्तुओं के निर्माण के लिए जो इंटरमीडिएटरी गुड्स के लिए, यानी जो चीज़ें जैसे फ़ोन बना रहे हो तो फ़ोन के लिए बैटरी हो गया, फ़ोन के लिए चिप हो गया, या कोई और चीज़ बना रहे हो, अगर आप बैटरी ही बना रहे हो ईवी के लिए तो बैटरी का मटेरियल जो हो गया, इस तरह की चीज़ें, या दवाएं बना रहे हो तो दवाओं का जो है एपीआई हो गया। ये सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें हैं जो चीन से हम निर्यात करें। इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट 27.6% करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बॉयलर 21.1 करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल 13.2 करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इतनी जैसे अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था को विकास करना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरत है, और अगर हमें वस्तुओं का निर्माण करके निर्यात करना है, मेक इन इंडिया चलाना है, तो हमें इंटरमीडिएट वस्तुएं भी चाहिए। ऐसे में ये चुनौती और बढ़ गया है। और अगर आंकड़े देखें 2022-23 के तो 263 अरब डॉलर का पूरे दुनिया में हमारा जो है वस्तुओं के बीच में व्यापार घाटा था, क्योंकि हमने 450 अरब डॉलर का निर्यात किया था और 714 अरब डॉलर का हमने आयात किया था। उसमें से भी 83.1 बिलियन डॉलर या 32% अकेले चीन के साथ था। और उसमें अगर हम देखें कि हमने जो चीन से किया भी था, जो हमने चीन से आयात भी कर रहे हैं, उसमें देखिए पूंजीगत सामान 47 अरब डॉलर का है। इसमें आप अगर कम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। मध्यवर्ती सामान 30 अरब डॉलर का, उपभोक्ता सामान आप ले रहे हैं, आप इसको कह सकते हैं कि हम कम ज्यादा कर सकते हैं, कच्चा माल जो है उसको भी कर सकते हैं। लेकिन जो पूंजीगत और ये मध्यवर्ती सामान है, अगर इसमें दीर्घकालीन रणनीति नहीं बनाएंगे, एकाएक बंद कर देंगे या चीन बंद कर देगा, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि विशेषज्ञ ने कहा कि किसी भी आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार का व्यवधान स्थानीय आपूर्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। तो इसके लिए क्या करना है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुबन बेरी ने कहा था अभी कि देखिए चीन से जो हमारा आयात निर्यात है उस पर हमें उसको निर्यात पे फोकस करना चाहिए और उसके घाटे को लेकर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि जैसे अभी चीन के साथ जो हम ज़्यादातर आयात करते हैं वो या तो हमारे लिए कंपलसरी नेचर का है, जैसे कि हम उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल सामान मंगाते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, हम जो इंटरमीडिएट चीज़ बनाते हैं, यानी उसका कुछ ना कुछ हम वैल्यू एडिशन करके कहीं निर्यात करते हैं या अपने उपभोग में लेते हैं, तो वो उतनी समस्या नहीं है। व्यापार घाटा है, वो उतनी समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि ये जो आपूर्ति श्रृंखला है, यानी कि आज तो हम ले रहे हैं, अगर चीन के साथ कहीं दिक्कत हो गई और वो आना बंद हो गया, फिर क्या होगा? यानी कि जो व्यापार घाटा है वो उतना समस्या नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसका उपयोग कर रहे हैं। समस्या क्या है कि ये जो चीन के साथ या जिस तरह की जो परिस्थितियां हैं जियो पॉलिटिक्स में, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो फिर जैसे चीन के समय जब माइक्रो चिप की कमी हो गई थी कोविड के समय, आप देखिएगा हमारे यहाँ गाड़ियों में, हमारे यहाँ लगभग सारे देशों में दो साल का, एक साल का, 6 महीने 8 महीने का वेटिंग हो गया था केवल सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप की कमी से। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड है, वो ज़्यादातर चीन और ताइवान से ही आता है। और चीन ने अपने यहाँ जो है कोरोना के बाद बड़े पैमाने पर सख्ती लॉकडाउन लगाया था और काफ़ी लंबा, दुनिया ने काफ़ी आलोचना की थी, लेकिन वो लगाए रखा, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी हैम्पर हुई। भारत की तो चलो तब भी बच गई, लेकिन दुनिया के बड़े सारे देशों में इसकी समस्या है। तभी से ये विकल्प होना लगा था कि चीन के इसका विकल्प ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सही प्रतिक्रिया होगी, ये उपाध्यक्ष ने कहा, जो इंपॉर्टेंट हम इनपुट ले रहे हैं, महत्वपूर्ण इनपुट के लिए आपूर्ति के अन्य स्रोतों में विविधता लाना पड़ेगा। ठीक है, आयात निर्यात चल रहा है, आयात हमारा ठीक है, अभी हम महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इससे अलग विचार करना पड़ेगा
क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो भी हम इसमें यानी बैटरी आदि और इस तरह के सेमीकंडक्टर चिप या दवाओं आदि के लिए जो हम चीन पे निर्भर हैं, यानी हमारा आयात चिंता का बात है, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। जो हम वहाँ से अंतर्वर्ती वस्तुएं मंगाते हैं वो भी हम उत्पादन करके हम कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिक्कत क्या है, उसका सप्लाई चेन को लेकर, उसकी आपूर्ति को लेकर चीन के साथ जो चीन की जो नीतियां रही हैं या जो चीन के साथ जो अभी जियोपॉलिटिकल कूटनीतिक संबंध है, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो फिर हमारी पूरी इंडस्ट्रीज उस पर चुनौती उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें चीन के विकल्प के रूप में, यानी हमें निर्यात से ज़्यादा इन वस्तुओं की विविधता पे लाने की हमें और सप्लाई चेन ढूंढनी होगी, या हमें खुद का अपने यहाँ क्या करना पड़ेगा, निर्यात उत्पादन करना पड़ेगा। चलिए, आज का यही तक समाप्त हुआ है। जैसे 26 अक्टूबर है, कुछ एक दो न्यूज़ आप आज के दिन पे अगर देखा जाए तो आज ही के दिन पे जो है जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय समझौता साइन हुआ था, ठीक है। और आज ही के दिन पहली बार 1962 में जो है नेशनल इमरजेंसी लगी थी। तो इन पहलुओं को भी आप लोग पढ़िएगा। मैं बता दिया हूँ कि आज के दिन कभी समय जैसे बहुत बता दिया करेंगे कि कौन सी चीज़ चर्चा है, तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पे आप लोग, एक जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, दूसरा आज ही के दिन जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगा था। तो इन दोनों पर आप अध्ययन करिएगा। और तीसरा, जैसे मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उस पर पहलुओं पर आप ज़रा सा ध्यान दीजिए, पढ़िए। ये सब आप कह सकते हैं धीरे धीरे होमवर्क भी है। चलिए, थैंक यू।